नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है आरबीसी सॉल्यूशन क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 17 राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। तो इसके बारे में हम मेन जो पॉइंट जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो सल्तनत कालीन कुछ चित्र आपके सामने है। जो पहला जो चित्र है ये किसका है? 28 दिन का झोपड़ा। किसका है? 28 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। दूसरा जो चित्र है वह है जो दुर्ग जो है कुंभलगढ़, जो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। तीसरा जो है वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसके नीचे जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जो है जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंदर। और चौथा जो है ये है अपने कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में, उसका है कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। वापस देख लीजिए इनको। 28 दिन का झोपड़ा जयपुर और अजमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर और कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। दिल्ली के राजवंश देखो, गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। और मुगल वंश 1526 से 1707 ईस्वी। और ब्रिटिश राज जो है वो 1707 से 14 अगस्त 1947 तक। राजस्थान के राजवंश देख लीजिए। चौहान वंश 51 ईस्वी। गोयल वंश मेवाड़ 566 ईस्वी। सिसोदिया वंश मेवाड़ 1326 ईस्वी। गोयल वंश बागड़ 1177 ईस्वी। और गोयल वंश डूंगरपुर 16वीं सदी। गोयल वंश बांसवाड़ा 1518 ईस्वी। गोयल वंश प्रतापगढ़ 1561 ईस्वी। और गोयल वंश शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर 1631 ईस्वी। राठौड़ वंश बीकानेर 1765 ईस्वी। कस्बा वंश आमेर जयपुर 367 ईस्वी। और राठौड़ वंश मारवाड़ 13वीं सदी। कस्बा वंश ढूंढान जयपुर 1137 ईस्वी। भाटी वंश जैसलमेर 1155 ईस्वी। कस्बा वंश अलवर 1771 ईस्वी। यादव वंश करौली 1348 ईस्वी। तो ये थे राजस्थान के राजवंश, उनका समय जो है। और फिर देखिए स्तंभ और स्तंभों को मिलान कीजिए तो कानड़ देव जो हैं वो जालौर का शासक था। हमीर देव वो रणथंभौर का शासक था। महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर का शासक था। तो ये आपको मुख्य बिंदु के रूप में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी के बाद सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में कौन विजय रहा? तो उसका जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह विजय रहा। क्योंकि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी और उसके बाद जो संघर्ष हुआ तो उसमें कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था वह विजय रहा। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाराणा प्रताप के शासनकाल की जानकारी। एकल महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ परिस्थिति, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ परिस्थिति, ठीक ना। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन दे रखे होते हैं, कुंभलगढ़ परिस्थिति और जो अदर जो होते हैं वो। तो आपको ये ध्यान रखना है, एकल महातव्य, रसिक प्रिया और कुंभल परिस्थिति आदि स्रोतों से हमें महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इनके शासनकाल में साहित्य एवं कला की बहुत उन्नति हुई क्योंकि कुंभा साहित्य एवं कला के संरक्षक थे। वस्तुतः महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है।
महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग स्थित हैं। मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग स्थित हैं? 84 दुर्ग, जिसमें 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए। ध्यान रखना, 32 दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए। इन दुर्गों में कालगढ़, यानी कालगढ़ का यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कुंभलगढ़ है यहाँ पर, कालगढ़ यानी कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का विशेष महत्व है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग के चारों ओर एक विशाल दीवार है, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, लंबी दीवार कौन सी है? तो वह है कुंभलगढ़ की दीवार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, कितने बार किए मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण भारत पर? तो कुल जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किए 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार किए? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कब किया था? 1025 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण जो किया वह किया मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया मोहम्मद गौरी द्वारा। भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध था, तो निर्णायक युद्ध कौन सा था भारत के इतिहास में? दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में सही शब्द भरिए। महाराणा कुंभा ने महमूद को चित्तौड़ में 6 माह रखने के बाद मुक्त कर दिया। महाराणा कुंभा ने किसको पकड़ कर रखा था? महमूद खिलजी को चित्तौड़ में उसको 6 माह रखने के बाद उसको आज़ाद कर दिया था। महाराज शेखा के प्रयासों से वन व गाय का मांस न खाने का संकल्प लिया। तीसरा है, मेवाड़ में कितने स्थित दुर्ग है? 84 दुर्ग। कितना है? 84 दुर्ग, और उसमें से 32 दुर्ग जो हैं महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए। फिर है चौथा, मैं रावल रतन सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में राज शासन पर बैठा। कब बैठा? 1302 ईस्वी में। कब बैठा? 1302 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस शासक की दिग्विजय के पश्चात रणथंभौर के शासनों की प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ गई? दिग्विजय कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की दिग्विजय के पश्चात रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना, वो कैसे बना? तो ये ध्यान रखना आपको, 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। हमीरदेव चौहान ने कितने युद्ध लड़े, उनमें उसे कितने युद्धों में विजय प्राप्त हुई? तो हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे, और इसमें से उसने 16 युद्ध जीत लिए थे। इसलिए उसकी राजनीतिक, सभी चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। 16 युद्ध उसने जीत लिए थे। महमूद खिलजी की भागती सेना का महाराणा कुंभा ने कहां तक पीछा किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। महमूद खिलजी की भागती सेना का महाराणा कुंभा ने कहां तक पीछा किया? महमूद खिलजी की भागती सेना का महाराणा कुंभा ने मांडू तक पीछा किया। कहां तक पीछा किया? मांडू तक पीछा किया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कानरदेव चौहान कहां का शासक था? तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़ा था, कानरदेव चौहान जो था वह जालोर का शासक था। मेवाड़ के किस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा हमने। मेवाड़ का जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद के अंदर, उसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना है, उसके प्रमुख वंशों का नाम लिखिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। उसकी अचानक मृत्यु से उसके सेनापति और सूबेदारों में सत्ता प्राप्त करने के लिए कलह शुरू हो गई। सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में गोरी का गुलाम और सूबेदार कुतुब बिन ऐबक विजय रहा और उसने मुस्लिम शासन की स्थापना की। हमीर हमीर रणथंभौर के सोआन शासकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमें नए चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नए चंद्र सूरी ने। और जोधराज कर्त हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। ठीक है ना। तो इसके बारे में, हमीर के बारे में इन ग्रंथों के अंदर जानकारी हमको मिलती है। हमीर महत्वाकांक्षी शासक था और उसके गद्दी पर बैठते ही दिल्ली सल्तनत के उथल पुथल मची हुई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के शासकों की ओर से निश्चिंत होकर हमीर ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने 1291 ईस्वी में पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा व शक्ति बहुत अधिक वृद्धि कर ली थी। रणथंभौर के सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक हमीर के बढ़ते कदम के कारण खिलजी वंश का संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी था, रणथंभौर की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि दिल्ली के पास में ही था रणथंभौर और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1291 ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर जलालुद्दीन ने आक्रमण किया, उस पर कब्जा कर लिया। दुर्ग की शिल्पकला और मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस जीत के बाद जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर आगे बढ़ा। हागर ने दुर्ग के सैनिकों लिए भोजन पानी आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति नारा सुल्तान का विरोध किया। जलालुद्दीन को इस आक्रमण में बहुत दिनों के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो उसे युद्ध समाप्त करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सुल्तान के लौटते ही अमीर ने जाइन के दुर्ग को पुनः अपना अधिकार में ले लिया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने फिर रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, ये 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब चित्तौड़ के किले को 8 महीने की घेराबंदी के बाद भी अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिली, तब अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया एवं संधि वार्ता के लिए पहल की। संधि वार्ता के दौरान रावल रतन सिंह को बातचीत करते हुए अपने ठहरने के स्थान तक ले गया एवं उसे कैद कर लिया। अपने सेनापति गोरा और बादल के प्रयासों से रतन सिंह अलाउद्दीन को कैद से मुक्त हुए और वे पुनः किले में आ गए। अब युद्ध अवश्यपामी हो गया था, अतः दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। किले के भीतर भोजन सामग्री भी खत्म हो गई थी और राजपूत सेना के लिए किले के भीतर से निकलकर शत्रु सेना पर हमला करना आवश्यक हो गया। राजपूत सरदारों ने केसरिया कपड़े पहने और किले के द्वार खोल दिए। रावल रतन सिंह तथा उसके सेनापति गोरा व बादल वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसी परिस्थिति में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 1303 ईस्वी में रानी पद्मवती के नेतृत्व में विशाल संख्या में स्त्रियों ने किले के अंदर जौर किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये चित्तौड़ का पहला जौर था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना, चित्तौड़ का पहला जौर जो हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में। भारत में गोरी का अंतिम अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में गोरी का अंतिम अभियान था 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध। यह अभियान समाप्त कर गोरी जब लौट रहा था तो झेलम के किनारे खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। उसकी अचानक मृत्यु से उसके सेनापति और सूबेदारों में सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में गोरी का गुलाम और सूबेदार जो था कुतुबुद्दीन ऐबक वह विजय हुआ और इसी के साथ भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो ये थे मेन पॉइंट। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।